Assalamualaikum to all my students. I hope you all are good and fine. Today we discuss our second chapter which name is organ system in human beings. आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। इस चैप्टर में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिस्टम जो हमारे पास है वो कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स निज़ाम हाज़मा, किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, हज़म होता है, उस सिस्टम को हम सबसे पहले रीड करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट अंटिल दे कैन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। कोई भी फूड इनटेक किया गया उसको ब्रेक डाउन होना है स्मॉलर कंपोनेंट्स में ताकि वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल हो सके, ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड द बॉडी। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द गट or the alimentary canal. The alimentary canal is over 7 meters long. The wall of the gut produce chemical called digestive enzyme which helps in the breakdown of food. अब क्या है कि फूड सबसे पहले जब डाइजेस्ट होगा तो किस तरह से होगा? सबसे पहले फूड इनटेक जो है वो कहाँ से जाएगा? इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर किस तरह से गया? आपने फूड को इनटेक किया, खाया, ठीक है, वो किस तरह से आपके स्टमक तक पहुंचेगा? दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये एक पिक्चर है, इस डायग्राम दी हुई है आपको, इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया? एलिमेंट्री कैनाल और गट। इसके ही ज़रिए जो है वो फूड आपकी बॉडी में आपके स्टमक तक पहुँचेगा। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ ओवर 7 मीटर लॉन्ग। अब जो ये एलिमेंट्री कैनाल की जो ये ट्यूब जा रही है या गट है, इसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर लॉन्ग इसकी लंबाई है। द वॉल ऑफ द गट प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो ये गट है या जो एलिमेंट्री कैनाल, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है, गट या एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स की जो वॉल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? वो एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं जिसका क्या नाम है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। जो कि किस में हेल्प कर रहा है? आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। अब इसका प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है? तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इज़ द माउथ। सबसे पहले आपने खाने को अपने मुंह में रखा। टीथ हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू द पल्प। आपने जो भी चीज़ अपने फूड में ली है, आपको सबसे पहले इसको क्या करना होता है? च्यू करना होता है, चबाना होता है। चबाने के बाद वो अंदर जाती है, ठीक है, गट या एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन वो च्यू किस तरह से हो रही होती है? टीथ तो उसको च्यू कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ शामिल होती है? मिक्स इट विथ सलाइवा। सलाइवा क्या किसे कहते हैं? सलाइवा कहते हैं थूक को। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है? खाने को सलाइवा के साथ वो मिक्स होकर क्या कर देता है? सॉफ्टन कर देता है, खाने को सॉफ्ट कर देता है। फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। अच्छा, अब जो ये सलाइवा है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? थूक, जो आप सब जानते हैं कि क्या होता है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये थूक किस तरह से आपके जो है वो मुँह में आ रहा है? तो आपको मैं बताते चलूँ कि ज़बान, आपकी जो टंग है, उस पर छोटे छोटे से जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। छोटे छोटे से जो है वो पोर्स मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जहाँ से ये सलाइवा जो है वो फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, और इस ग्लैंड का क्या नाम दिया? सलेवरी ग्लैंड, क्योंकि इससे सलाइवा फॉर्म हो रहा है। सलाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड। सलाइवा क्या काम करता है? फूड जो भी इनटेक किया गया है उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। और सॉफ्ट करने के बाद ये उसको जो है वो गट तक पहुँचाने में, मतलब अंदर करने में भी, एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचाने के लिए भी इसको हेल्प दे रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। द टंग हेल्प द फूड टू मिक्स विद द सलाइवा एंड पुशेस इनटू द गलेट और द फूड पाइप। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है अभी, ये एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप, यहाँ से जो है ये खाना टंग के थ्रू, सलाइवा के थ्रू जो है वो यहाँ तक पहुँच रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये स्टमक तक आ गया। स्टमक तक आने के बाद का क्या काम है? फ्रॉम द गलेट द फूड पासिस टू द स्टमक। गलेट के थ्रू ये कहाँ पहुँच गया? स्टमक में पहुँच गया। द मसल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक स्क्वीज़ एंड रिलैक्स। मसल्स जो हैं वो स्टमक की क्या हो रही होती हैं? स्क्वीज़ और रिलैक्स, कब सिकुड़ रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसमें। ठीक है, मिक्सिंग द फूड विद गैस्ट्रिक जूस। अब स्टमक में क्या होता है कि एक तरह का सर्टन टाइप का एक जो है वो जूस पाया जाता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, और एसिड्स पाए जाते हैं स्टमक के अंदर। स्टमक की वॉल्स जो है ये वो प्रोड्यूस कर रही होती है। एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस हेल्प टू डाइजेस्ट प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस का मैंने अभी यहाँ पर जिक्र किया। तो गैस्ट्रिक जूस क्या कर रही होती है? इसके अंदर एक केमिकल होते हैं डिफरेंट सर्टेन टाइप के, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम होता है। तो वो क्या करता है? आपके फूड में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उसको
डाइजेस्ट कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर वो हज़म करता है उसको, ठीक है। वाइल द एसिड हेल्प्स टू किल जर्म, और जो एसिड मौजूद होते हैं वो क्या चीज़ कर रहे होते हैं, जर्म्स को किल कर रहे होते हैं। कौन से जर्म्स, जो आपके फूड में शामिल होते हैं, जो इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो आप जब अपने फूड में लेते हैं, आप खाते हैं, तो उन फूड में जो है वो कुछ जर्म्स भी चले जाते हैं। तो अगर ये एसिड ना हो तो वो जो जर्म्स हैं वो किल ना हो पाएँ, और इस तरह से आप फिर बीमार हो जाएं। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस अ लिटिल एट अ टाइम। अब क्या होगा, स्टमक में फूड चला गया, थोड़ी देर में ये कहाँ पर रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। हेयर मोर जूस मिक्स विद द फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर ये क्या करेगा, मज़ीद जो है वो फूड को क्या करेगा, मिक्स करेगा। अब यहाँ पर एक और जूस आ गया, वो कौन सा जूस है, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट फूड। यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस का जिक्र आ गया। या पैनक्रियाटिक और पैनक्रियाज क्या चीज़ है, पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको ये जो जूस सिक्रीट कर रहा है इसका क्या नाम है, पैनक्रियाटिक जूस जी। तो पैनक्रियाज का क्या काम होता है कि वो एक जूस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। मैं आपको पहले ये डायग्राम शो करवा रही हूँ ताकि आप इसमें जो है वो सही से पार्ट देख सकें, उसके बाद जो है मैं आपको आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो इसका पार्ट है वो क्या है, माउथ के बाद आपके पास कौन सा पार्ट आ रहा है, एसेफेगस, ठीक है। एसेफेगस और एलिमेंट्री कनाल, और जो गलेट की मैं बात कर रही थी ये उसी के पार्ट जो है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। माउथ से आपने फूड को एंटर किया, च्यू किया, उसके बाद ये फूड जो है वो सलाइवा की हेल्प से कहाँ आ गया, एलिमेंट्री कनाल से या गलेट से पास होता हुआ स्टमक में आ गया, ठीक है। ये स्टमक में पहुंच गया। अब आपके पास क्या है, ये जो एक डार्क ब्राउनिश सा स्ट्रक्चर है, दिस वन, ये कौन सा पार्ट है, लिवर। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ लेकिन ये लिवर है, ठीक है। उर्दू में जैसे हम जिगर कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपके पास क्या है, पैनक्रियाज। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये जिसका नाम क्या बताया जा रहा है, पैनक्रियाज। इसको मैं आपको अभी जो है वो बड़ी पिक्चर में भी दिखा देती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। फूड यहाँ से गया यहाँ तक, यहाँ पर आकर स्टमक में जो है इसने थोड़ी देर सर्वाइव किया। यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स थे, जितने भी केमिकल्स थे, उसमें ये फूड जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो गया। इसके बाद ये कहाँ से एंटर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ी देर ये रहा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मज़ीद डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास एक और पिक्चर आ रही है, ये क्या चीज़ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाएगा वो तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, लेकिन जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी वो कहाँ चली जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी। और लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए क्या होगा कि जब आपके वो पार्टिकल्स होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हो सकें तो वो फिर रेक्टम के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको पैनक्रियाज की जो है वो पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पैनक्रियाज जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देख सकते हैं आप, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है, ताकि आप इसको क्लियर देख सकें। ये एक तरह का जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। ये फूड को मज़ीद सॉफ्ट करता है, ओके। इसके बाद क्या होगा, बाइल फ्रॉम द लिवर ब्रेक अप द ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब आपने जो भी फूड इनटेक किया है ज़ाहिर है उसमें ऑयल भी शामिल होगा, तो क्या होगा कि बाइल का क्या काम होता है कि वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर डाइजेस्ट करवा देता है। बाइल का काम ये होता है। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन एंजाइम विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब आपको जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम दिखाई थी, तो वहाँ पर ये थोड़ी देर रहने के बाद मज़ीद उसको डाइजेस्ट करने के बाद ये जो है वो ब्लड में शामिल हो जाता है। अब आपके पास एक डायग्राम और है, दिस वन, वाइलस। अब वाइलस जो है ये प्लूरल वाइलस जो है ये, इसमें क्या काम होता है इसका कि ये मज़ीद जो भी पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उसको जो है वो तोड़कर एब्ज़ॉर्ब कर देता है, क्या, न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स है उस खाने के अंदर, उस चीज़ के अंदर, ये उसको जो है वो क्या कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जो चीज़ एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, वो कहाँ चली जाएगी, वो चली जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जितने भी होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और कहाँ पे जाएंगे फिर, लार्ज इंटेस्टाइन से वो जाएंगे कोलॉन में, कोलॉन के बाद वो रेक्टम के थ्रू आपकी बॉडी से पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फूड एंड हेल्थ। ईटिंग टू मच कैन लीड टू वेट इंक्रीज़ और ओबेसिटी। ओबेसिटी किसे कहते हैं, मोटापा,
मोटा होना, ठीक है, मोटापे की बीमारी को बोलते हैं ओबेसिटी। अगर हम ईटिंग टू मच, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे और अनहेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा कि हम जो है वो, या जंक फूड खाएंगे तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास किस तरह के फूड जो हैं वो आपको मोटा करते हैं। ईटिंग टू मच फॉर रॉन्ग काइंड ऑफ फूड सच एज़ फैटी, चिकनाई वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें या बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें, ये आपके लिए जो है वो क्या होती हैं, डेंजरस होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जब आप इस तरह की फ़ैटी चीज़ें खाते हैं या चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब कोलेस्ट्रॉल किसी को हो जाता है, किसी को इशू हो जाता है इस चीज़ का, तो क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडीज़ में आर्टरीज़ होती हैं, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं जिसको आप कह लें, तो क्या होगा कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसकी सरफेस पर होल्ड होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा। वो जो पूरी आपकी आर्टरीज़ हैं वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। तो अब उस जो आर्टरी की आपकी जो वॉल थी वहाँ पर जब उसके पूरे चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल की फ़ैट्स की जो चिकनाई जम गई, तो क्या होगा कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा सही तरह से, और इस तरह फिर क्या होता है कि ब्लड डिजीज़ हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाते हैं। किसी को जो है वो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ और है, कोलेस्ट्रॉल के इशू से ये हो रहा होता है। तो इसीलिए हमें फ़ूड जो है वो किस तरह का यूज़ करना चाहिए, हेल्दी फूड यूज़ करना चाहिए। अब अगर हम ज़्यादा फैटी चीज़ों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम ज़्यादा शुगरी चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, टूथ के दाँत सड़ सकते हैं, दाँत ख़राब हो सकते हैं आपके, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, वो क्या कॉज़ करता है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज़ कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके ज़रिए हार्ट अटैक के भी इश्यूज़ हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप की और बीमारियाँ हो सकती है। अब आपके पास है डाइटरी फाइबर और रफेज। ये क्या चीज़ है, तो ये चीज़ है कि आपने इस तरह का फ़ूड इंटेक किया जिसमें क्या है कि ये जो आपने इस फूड को इंटेक करने के बाद क्या करना है कि ये फ़ूड इंटेक जब आप कर लेंगे तो क्या होगा कि ये जो है वो बॉडी में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ऐसा पार्ट होता है ये प्लांट का, ऐसा पोर्शन होता है ये प्लांट का जो कि कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। ये ब्रोक डाउन नहीं हो पाता इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद आप जो है वो बीमार हो जाएं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इस फूड को इंटेक करते हैं तो ये क्या करता है कि यह आपके भूख को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये आपके ब्लड में शामिल होकर आपको मोटा नहीं कर रहा होता, ठीक है। इट हेल्प अवॉइड ओबेसिटी बाय एडिंग इनडाइजेस्टिबल मैटर टू फूड। इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल्स होते हैं जो कि फूड में डाइजेस्ट नहीं होते आपके, ठीक है। दिस सेटिस्फाई योर एपेटाइट बट यू कैन नॉट मेक यू फैट। ये आपकी भूख को ख़त्म कर देता है लेकिन यह आपको फैटी नहीं करता, मोटा नहीं करता, ठीक है। और इसका और क्या फ़ायदे हैं इसके कि आपकी बॉडी में जो भी कुछ पॉइजनस मटेरियल होता है, कुछ भी होता है गट के अंदर मौजूद है, तो वो क्या कर देता है कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो उसको भी ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। हाई फाइबर फूड हैव मोर बल्क विच अलाउ गट मसल्स टू ग्रिप एंड मूव अलॉन्ग द गट। और ये आपके गट के लिए भी जो है वो अच्छा होता है। लो फाइबर डाइट्स आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर। अगर आप लो फाइबर डाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या क्या चीज़ें आपको कॉज कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत कर सकता है, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ कर सकता है, शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और डिफरेंट बीमारियां जो हैं वो इससे हो सकती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास क्या है, उसके बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इंडाइजेशन किसे कहते हैं, बदहज़मी को। ये किस वजह से हो रही होती है, तो इंडाइजेशन में बी कॉज इफ़ टू मच गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस। ये किस वजह से होती है कि दिस कैन हैपन इफ़ अ पर्सन डज़ नॉट ईट रेगुलरली। ये इस वजह से होती है कि जो भी पर्सन है, जो इंसान है, वो क्या करता है कि वो रेगुलरली फ़ूड नहीं ले रहा होता। सुबह लिया, रात में खा लिया, फिर दिन भर कुछ नहीं खाया, मतलब उसका जो खाने पीने का टाइम टेबल होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, जिस वजह से क्या हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है। या फिर इसकी दूसरी वजह क्या होती है कि आपने बहुत ज़्यादा फूड इंटेक कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने जल्दी खा लिया, हर आधे घंटे में आप खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या कर देती है, बदहज़मी की शिकायत कर देती है, इनडाइजेशन कर देती है। ज़ाहिर है आपके फूड को डाइजेस्ट होने में एक टाइम लग रहा है, आपको जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया उसको होने में एक टाइम चाहिए ना, हमें टाइम रिक्वायर्ड है। तो अगर हम हर आधे घंटे पे खाना शुरू कर दें
तो इस तरह से तो आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगी, इनडाइजेशन हो जाएगी। अब इनडाइजेशन और क्या कर सकता है, जब आपको बदहज़मी हो गई, आपको नहीं किसी और को, तो क्या होगा कि डायरिया कॉज कर देगा ये, ठीक है, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसके लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल रूटीन पे नॉर्मल लेकर आ रही होती है, ठीक है। तो इनडाइजेशन में ये हो जाता है कि डायरिया हो जाएगा, और ये 2 वजह से हो रही होती है। एक वजह ये कि आपने इरेगुलर जो है वो पीरियड में खाना पीना किया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। सेकंड वन है आपके पास अल्सर। अल्सर क्या होता है, तो अल्सर बेसिकली क्या है कि पेनफुल सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक। आपके स्टमक में क्या हो जाता है कि सोर्स कहते हैं छालों को, ठीक है। तो आपके स्टमक में क्या होगा कि इसकी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं ना, उस पर छोटे छोटे जो है वो छाले हो गए, या उस पर जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से क्या हो सकता है कि आप जो है वो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये प्रोसेस जिसको हो जाता है ये। तो ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है कि जो लोग होते हैं वो स्पाइसी फ़ूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो इससे बचने का सिंपल सा तरीका ये है कि स्पाइसी फ़ूड जो है, मिर्चे वाले जो खाने हैं, उसको आप अवॉइड करें। दे कैन बी गिवन मेडिसिन, और इसका भी इलाज यही है कि फिर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो कि आपके स्टमक की लाइनिंग को या स्टमक की सोर्स को ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो इनडाइजेशन और अल्सर को हमने देख लिया। अब हमारे पास है नेक्स्ट सिस्टम, कौन सा, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप सब जानते होंगे कि कौन सा सिस्टम है ये, सांस लेने का अमल, ठीक है। आप किस तरह से सांस ले रहे होते हैं, आपने क्या कर, रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब हमने जो भी फूड लिया है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एनर्जी का क्या काम है कि एनर्जी अगर होगी किसी की बॉडी में तो वो फिर प्रॉपर वे में क्या कर सकता है, सांस ले सकता है। उसकी बॉडी रिस्पायरेशन जो है वो एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, ठीक है। द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर रिस्पायरेशन। बॉडी क्या करती है कि एयर से, अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रही होती है, और क्या कर रही होती है, एट द सेम टाइम इट गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रही है, मतलब सांस लेने में वो ऑक्सीजन को अंदर ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर रही है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द लंग्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। लंग्स जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो या इसके ज़रिए जो है हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन अ स्पेस इन द चेस्ट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। जहाँ पर लंग्स मौजूद है उस जगह को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। द वॉइस बॉक्स आर लर्निक्स मेक साउंड यूज्ड इन स्पीकिंग। वॉइस बॉक्स का क्या काम होता है, वॉइस बॉक्स, दिस इज़ कॉल्ड वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये क्या काम कर रही होती है, अगर हम जब बोल रहे होते हैं तो हमारे जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करने का काम कर रही होती है, ठीक है। लंग्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड ऑर्गन है। बलून आप सबने देखा होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिस तरह से बलून नाजुक है उससे कई ज़्यादा लंग्स नाजुक होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, रिब केज दे दिया। रिब केज क्या वो किसे बोलते हैं, आपकी जो है वो पसलियों को बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो बोन्स होती हैं, चेस्ट की जो बोन्स हैं, उसके अंदर जो है उससे जो अल्लाह ताला ने जो है वो लंग्स को क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपका एक छोटा सा प्रोसेस था रिस्पायरेशन का, उसको हमने देख लिया, ओके। अब हम आते हैं रिस्पायरेटरी डिजीज़। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, उसकी डिजीज़ को देख लिया, डिसऑर्डर्स को देख लिया, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, अब उसके और डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्मोकिंग। अच्छा, रिस्पायरेशन सबसे पहला जो है क्या है कि स्मोकिंग कॉज लंग्स कैंसर विच किल मिलियन ऑफ पीपल एवरी ईयर। सबसे ज़्यादा जो आपके रिस्पायरेटरी डिजीज़ में आ रहे होते हैं वो किस वजह से हो रहे होते हैं, किस वजह से हो रहे होते हैं, वो स्मोकिंग की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। स्मोकिंग जो है वो लंग्स कैंसर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला रहा होता है, और इस स्मोकिंग की वजह से दुनिया में रोज़ जो है वो मिलियंस की तादाद में लोगों की डेथ हो रही होती है। फर्स्ट है हमारे पास कैंसर। कैंसर में क्या होता है, कैंसर इज़ अ डिजीज़, एक तरह की बीमारी है जिसमें क्या होगा, इन विच द सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड रैपिडली, जिसमें सेल्स जो है वो एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इट कैन प्रोड्यूस कैंसर अ ग्रोथ सो बिग दैट इट ब्लॉक्स अ ब्रोंकाई मेकिंग ब्रेथिंग डिफ़िकल्टी। अब जो आपको मैंने डायग्राम पीछे दिखाई थी, वो क्या करते हैं कि उस पाइप में जो है वो जो एक आपके पास ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर था, दिस वन, ये वाला,
तो जो सेल जो डिवाइड रैपिडली हो रहे हैं तो क्या होगा कि वो उसको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ब्रेथिंग में मुश्किल होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट वन है आपके पास एम्फेजिमा इज़ अ लंग्स कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ अल्वेलाई बिकम थिन एंड वीक। अच्छा, आपके पास ये डायग्राम है, इस पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको अल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। दिस वन इसकी बात कर रही हूँ, इसे अल्वेलाई कहते हैं। तो ये क्या करता है कि जब एम्फेजिमा की प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तो वो जो अल्वेलाई की वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और वीक हो जाना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकता। और ये किस वजह से हो रही होती है, ये भी हैवी स्मोकिंग की वजह से हो रही होती है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट है आपके पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज इन द लंग्स। दिस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। अब जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्रोंकाइटिस प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और ये बीमारी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी होती है और स्मोकिंग की वजह से भी हो रही होती है। इससे बचने का तरीका क्या है, सारी रिस्पायरेटरी डिजीज़ से प्रिवेंशन और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो फर्स्ट वन क्या है कि आपने क्या लेने हैं, मेंटेन योर फिज़िकल फिटनेस। एक्सरसाइज आपने प्रॉपर करनी है, फ़िज़िकल फिटनेस का ख्याल रखना है। आपने जो फूड लेना है वो नरिशिंग हो, ईट नरिशिंग एंड बैलेंस मील, ठीक है। बैलेंस डाइट आपने लेनी है और टाइम पर लेनी है। अवॉइड ओवर क्राउडेड एंड बैडली वेंटिलेटेड प्लेस। और आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्मोकी हो, या ओवर क्राउडेड से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा रश वाले इन्वायरमेंट में आपने नहीं जाना और आपने साफ़ सुथरी जगहों पे जाना है। और इसका आखिरी हल क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर टू क्यूर सीवियर इन्फेक्शंस। खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो इसका सिंपल हल ये है कि फिर डॉक्टर्स के पास जाना होता है और डॉक्टर्स जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं, जिसके ज़रिए आप इस सीवियर इन्फेक्शन से क्योर हासिल कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसकी डायग्राम्स को अच्छे से जो है वो देख सकते हैं और आप इसे जो है वो गूगल पर भी सर्च करके आप इसकी डायग्राम्स को और क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम इन केस तो होगी नहीं, और अगर है तो आप उस पिक्चर को, उस डायग्राम को समझकर अच्छे से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।